हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेयर स्टोरी। एक बाण का महत्व पूरे युद्ध में क्या हो सकता है, उसका परिणाम पूरे युद्ध में क्या हो सकता है, ये चंद्रबरदा ने पृथ्वीराज रासो में काफ़ी अच्छे से समझा है। ऐसा ही एक बाण सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में चला था, जिसने हमारे भारत के यानी मध्ययुगीन भारत का पूरा इतिहास बदल के रख दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत को जानेंगे और उस घटना को भी जानेंगे जिससे हमारे भारत का इतिहास पूर्ण रूप से बदल गया था। तो चलो फिर इतिहास को जानते हैं। देखो, बैटल ऑफ पानीपत जो 1556 में हुआ था, उसे समझने से पहले हमें थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है। और इसका बैकग्राउंड में जाने के लिए हम यहाँ से यानी 1556 से 30 साल पीछे चले जाएंगे, यानी 1530 में। 1530 में जो बाबर, जो मुगल एम्पायर के पहले शासक थे, उनकी डेथ हो चुकी थी और उनकी विरासत यानी उनका पूरा मुगल एम्पायर फिलहाल जो संभाल रहे थे वो थे उनके बेटे हुमायूं। अब कहने के लिए तो हुमायूं के पास उनके विरासत में उनका एक बड़ा एम्पायर आ चुका था, एक ताकतवर फौज आ चुकी थी, लेकिन सिर्फ इतना होने से कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बनता। उसके लिए खुद के पास उतनी काबिलियत होनी बहुत ज़रूरी है, उतनी एडमिनिस्ट्रेशन पावर होनी बहुत ज़रूरी है, उतनी मिलिट्री स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। हुमायूं कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के अंदर वीक था, वो उतने बेहतर नहीं था जितने कि बाबर था। तो ये सब के वजह से क्या हो रहा था, क्योंकि जो उसकी वीकनेस थी, जिस वजह से क्या होता कि जो भी उसका एम्पायर था, जो मुगल एम्पायर था, वहाँ पे लगातार रिबेलेंस बढ़ रहे थे और जो उसका कंट्रोल था ओवर द मुगल एम्पायर के ऊपर, वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा था। और उसका फ़ायदा दोबारा अफगानों ने लिया और इस बार अफगानों के पास जो नेता था वो पहले वाले नेता की तरह कमज़ोर नहीं था और इसने इस तरीके से अपनी फ़ौज को बनाया जिससे आने वाले वक्त के अंदर मुगल एम्पायर के पैर उखड़ने वाले थे। और उस अफगान लीडर का नाम था शेर शाह सूरी। बेसिकली शेर शाह सूरी ने 1538 में अपनी फौज को गैदर किया और मुगलों के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन की स्टार्ट कर दी। 1538 से लेकर 1540 में यानी इन 2 सालों के अंदर वो लगातार मुगलों के ऊपर अटैक करता रहा और बंगाल से निकलते हुए आगरा दिल्ली होते हुए मुगलों को हरा दिया। और इस तरह से उसने हुमायूं के खिलाफ पहला बैटल 1539 में लड़ा था, वो था बैटल ऑफ चौसा। वहाँ पे उसने उसको एक निर्णायक हार दी और फिर अगले साल 1540 में और एक बैटल लड़का जो था बैटल ऑफ कन्नौज में। यहाँ इस तरह से इन 2 बैटल यानी बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, इन 2 लगातार निर्णायक बैटलों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और उसका पतन करते हुए उसे ना सिर्फ दिल्ली आगरा से बल्कि पूर्ण रूप से हिंदुस्तान से बाहर कर दिया और एक स्वतंत्र और एक बड़े एम्पायर की स्थापना कर दी, जिसे सूर डायनेस्टी या फिर सूर एम्पायर भी कहा जाता है। ये स्थापना हुई थी 1540 में। 1540 से लेकर 1545 तक शेर शाह सूरी का राज पूरे सूर डायनेस्टी के ऊपर यानी पूरे सूर एम्पायर के ऊपर बना रहा और साथ में यही वो टाइम था जहाँ पे शेर शाह सूरी ने कुछ बेहतरीन डिसीजन लिए थे, जैसे कि बेसिकली वो टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव करना हो, रोड सिस्टम इम्प्रूव करना हो और एक उसने अपनी काबिलियत को शो किया था कि किस तरह से एक बेहतरीन लीडर और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर और एक मिलिट्री जीनियस अगर कोई हो सकता है तो वो एक बड़े एम्पायर की स्थापना कर सकता है। 1545 में शेर शाह सूरी की एक बैटल के अंदर तोफ का गोला लगने से डेथ हो गई। उसके बाद सूर डायनेस्टी के पास कोई स्ट्रॉन्ग लीडर ऐसा आया नहीं। उसके बाद जो शेर शाह सूरी का लड़का था यानी जो उसका बेटा था इस्लाम शाह सूरी, उसने भी 9 साल तक राज जरूर किया पूरे एक सूर एम्पायर के ऊपर, लेकिन जैसे ही 1554 में इस्लाम शाह सूरी की डेथ हो जाती है, उसके बाद एक बेसिकली पावर वैक्यूम जैसा क्रिएट हो गया था सूर एम्पायर के अंदर और उनके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर आया नहीं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था पूरे सूर डायनेस्टी के अंदर, जिसके वजह से क्या हुआ कि सूर एम्पायर जो एक स्ट्रॉन्ग एक स्वतंत्र सूर एम्पायर बना हुआ था 15 साल तक जिसने राज किया था पूरे उत्तर भारत के अंदर, वो बिखरने लगा था। कुल मिला के 5 लीडर आए आफ्टर इस्लाम शाह सूरी के डेथ के बाद, एक थोड़े थोड़े समय के लिए, कोई 2 महीने के लिए आया, कोई 3 महीने के लिए आया, कोई 5 महीने के लिए आया। इस तरह से जो एक आखिरी लीडर था जो स्वतंत्र एक इंडिपेंडेंट और एक पूरे यूनाइटेड सूर एम्पायर के ऊपर जो राज कर रहा था, उसका नाम था सिकंदर शाह सूरी। तो ये सिकंदर शाह सूरी का राज जो था वो फाइनली ख़त्म करने 15 साल बाद यानी जब 1540 में जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत से बाहर कर दिया था, तो बेसिकली वो 15 साल तक बाहर ही रहा था और 15 साल के बाद अपनी वो फौज को गैदर करता है, दोबारा एक बार मुगल एम्पायर को बनाने के लिए वो वापस भारत के ऊपर अटैक करता है और फाइनली सरहिंद की लड़ाई में वो सिकंदर शाह सूरी को एक निर्णायक रूप से हरा देता है और
दिल्ली में जो अपना स्थान होता है वो वापस पा लेता है, और इस तरीके से वो वापस एक बार अपना एम्पायर जो है, जो उनका बाबर का था, उसको वापस हासिल कर लेता है। जब हुमायूं फाइनली जब हिंदुस्तान में आता है तो अब तक 1555 आ चुका था, और सूर डायनेस्टी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बंगाल तक ही सीमित थी, क्योंकि सिकंदर शाह सूरी हारे थे। तो उसके बाद जो एक नए शासक वहाँ पे आए थे वो थे आदिल शाह सूरी। अब आदिल शाह सूरी एक ऐसे रूलर थे जो कि ज़्यादा राज्य कारोबार चलाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। उनको उसको ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन करने में या फिर जंगे या लड़ने में कोई खासी इंटरेस्ट नहीं था। तो वो कहने के लिए तो उस सल्तनत के या उस डायनेस्टी के रूलर थे, लेकिन उनका एक्चुअल कारोबार अगर कोई संभाल रहा था तो उनके वो चीफ मिनिस्टर थे, और चीफ मिनिस्टर का नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी हेमू। यस, हेमू। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर हेमचंद्र विक्रमादित्य का सबसे अहम किरदार है। बैटल ऑफ पानीपत पे आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे कुछ हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि इतिहास के बारे में, यानी हमारे इतिहास के अंदर इनके प्रति बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन नॉर्मल पब्लिक डोमेन में आ जाती है। वो एक बेहतरीन भारतीय योद्धा थे और लगातार 22 बैटल्स वो जीते थे। इसके बावजूद हम उनके बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानते। अगर मैं हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में अगर कुछ स्टार्ट से चालू करना चाहूँगा तो बेसिकली रेवाड़ी जिले के थे, हरियाणा के अंदर। और शुरुआती दौर से वो कोई ऐसे नहीं थे कि वो कोई मिलिट्री परिवार से थे या कोई शाही परिवार से थे। वो बेसिकली एक आम परिवार से थे और एक व्यापारी थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप में अंदर हुनर हो, काबिलियत हो, और अगर आप बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हो और एक विजनरी इंसान हो, तो आपको आपके करियर में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और हेमचंद्र के साथ भी वही हुआ था, यानी हेमू के साथ भी वही हुआ था। उन्हें जो सबसे पहली एक बेहतरीन कहते हैं कि एक बोलते ना करियर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो इस्लाम शाह सूरी के दौर में मिली थी, जहाँ पे वो एक तरीके से सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट थे दिल्ली के, यानी एक पूरा दिल्ली का जो मार्केट था वो कह सकते कि उन्हीं की निगरानी के अंदर था। धीमा धीमा उनकी जो काबिलियत होते हैं, जैसे अगर कोई आप बेहतरीन वर्कर हो, अगर कहीं एम्प्लॉय हो, अगर आप अच्छा काम करते हो तो धीरे धीरे आपकी पोस्ट बढ़ती चली जाती है। वैसे ही इनके साथ भी हुआ था। उन्होंने अपने काबिलियत से अपने जो रूलर थे या अपने जो सीनियर्स थे उनको प्रभावित करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही इस्लाम शाह सूरी की मौत 1554 में होती है, तो उसके बाद उनके पास कोई बेहतरीन रूलर था नहीं। तो इकलौते ऐसे हेमचंद्र विक्रमादित्य थे जो कि उनके अंदर आप कह सकते कि सुलझे हुए व्यक्ति थे और ज़्यादा बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। और यही वजह थी कि जैसे ही फाइनल जो एक रूलर आता है आदिल शाह सूरी, तो वो इतना रूलिंग में इंटरेस्टेड था नहीं, तो उसने पूरा कारोबार जो था वो हेमचंद्र विक्रमादित्य हाथ में दे दिया था। और इससे हेमू की ताकत जो थी वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। कहने के लिए तो वो आदिल शाह रूलर था, लेकिन सारा जो रूल करते थे वो हेमचंद्र विक्रमादित्य ही करते थे। वही जो रूल एंड लॉ एंड जो रेगुलेशंस होता है, जो देश के अंदर होता है या अपने जो एक राज्य होता है वहाँ पे होता है, उसको वही देखते थे। साथ में फौज का तैनाती करनी हो, फौज की सैलरी देनी हो। हाँ, हेमचंद्र विक्रमादित्य पहले ऐसे इंसान थे, आप कह सकते कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, जिन्होंने भारत के अंदर जो कहते हैं ना कि कैस्ट सिस्टम जो होता है कि सैलरी देना, वो शुरुआत कर दी थी। कि उन्होंने सैलरी देना जो होता है अपनी फ़ौजों को, वो शुरू कर दिया था। और जिस वजह से क्या हो रहा था कि उनकी जो फ़ौजें थी वो उनके प्रति, यानी अपने हेमचंद्र जो सेनापति है उसके प्रति काफ़ी वफादार हो चुकी थी। और इस तरीके से उनका पूर्ण रूप से दबदबा जो था वो ना कि सिर्फ अपने राज्य के ऊपर, बल्कि अपने राज्य की जो मिलिट्री है उसके ऊपर भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। और वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन चुके थे आदिल शाह सूरी के दौर के अंदर। अगर वही दूसरी ओर अगर हम ध्यान दें, यानी बंगाल से हटकर अब दिल्ली की तरफ जाए, तो 1555 में, यानी 22 जून 1555 में ऑलरेडी हुमायूं आ चुके थे। उन्होंने सरहिंद की लड़ाई में सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया था, और फिलहाल उनका राज दिल्ली पे चल रहा था। लेकिन वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते, महज 6 महीने बाद ही उनका देहांत हो जाता है, वो गुजरते हैं। और 1556 में, यानी 24 जनवरी 1556 में हुमायूं की भी मौत हो जाती है। और ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हेमचंद्र विक्रमादित्य के लिए होती है, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि यही एक सही टाइम है जहाँ पे वो मुगलों को निर्णायक रूप से हरा सकते हैं और भारत देश से बाहर कर सकते हैं। और इस तरह से 1556 को
वो अपना एक कैंपेन जो होता है अगेंस्ट द मुगल एम्पायर और अफगान रिबल्स उनके खिलाफ स्टार्ट कर देते हैं। एक के बाद एक वो सारे लोगों को हराते चले जाते हैं, चाहे वो मुगल्स हो चाहे वो अफगान रिबल्स हो। अलग अलग सिटीज़ को जीतते, जैसे कि बयाना हो, इटा हो, कल्पी हो, इस तरह से एक एक सिटीज़ को जीतते जीतते फाइनली आगरा तक पहुंच जाते हैं। अब जब वो एक के बाद एक सारी चीज़ें जीत रहे थे तो जाहिर सी बात है कि जो अपोनेंट्स थे यानी जो मुगल्स थे उनके दिलो दिमाग में भी जो एक हेमचंद्र विक्रमादित्य की जो एक तस्वीर थी वो बड़ी एक कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर की थी और एक मिलिट्री जीनियस की थी और वो उससे बहुत डरते थे। तो इस बात का जो एक खौफ था, जो उनका जो गवर्नर था आगरा का, वो इस हद तक था कि जैसे ही वो हेमचंद्र विक्रमादित्य की फौजें जब आगरा के नज़दीक पहुंची तो जो उनका जो गवर्नर था आगरा का, जो मुगल गवर्नर था, वो बिना लड़े वहां से भाग गया और इस तरह से बड़े आसानी से हेमचंद्र विक्रमादित्य आगरा को भी जीत लेते हैं। और इस तरह से अब उनका फाइनल जो अब टारगेट था वो था दिल्ली। लेकिन दिल्ली में एक उनका जो सबसे बेहतरीन एक गवर्नर था वो बेटा था मुगलों का, उसका नाम था तर्दी बेग। और तर्दी बेग ये डिसाइड कर लेता है कि वो इतना आसानी से हेमचंद्र विक्रमादित्य को दिल्ली जीतने नहीं देगा। तो जब हेमचंद्र विक्रमादित्य आगरा जीतकर दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे थे तो वो नियर बाय पहुंच चुके थे तुगलकाबाद के पास। तो तुगलकाबाद के पास जब हेमचंद्र विक्रमादित्य की फौजें पहुंच चुकी थी, वहीं पे मुगलों ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि वो भी एक फाइनल असॉल्ट करेंगे इनके खिलाफ, इतने आसानी से हारेंगे नहीं और अपना पूरा जो है वो योगदान देंगे ताकि वो अपने दिल्ली को और अपने एम्पायर को बचा सके। और इस तरह से बैटल ऑफ तुगलकाबाद की नींव रखी जाती है। अगर मैं बैटल ऑफ तुगलकाबाद की बात करूँ तो उसको हम बैटल ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली बैटल जो लड़ा गया था उसके बाद जो था वो जो राज था हेमचंद्र विक्रमादित्य का दिल्ली के ऊपर हो गया था। तो दिल्ली को बचाने की ये जंग थी। तो जो मुगल फौजें थी अगेंस्ट द हेमचंद्र विक्रमादित्य के फौजों के सामने बहुत ही कम थी या आउट नंबर थी। उसी वक्त अगर मैं हेमचंद्र विक्रमादित्य की फौजी की बात करूँ तो उनके पास एक काफ़ी बड़ी एक आर्मी थी जिसमें 50,000 कैवलरी थी, 1000 के आसपास वॉर एलिफेंट्स थे, साथ में 50 बड़ी तोहफे थी और 500 के आसपास छोटी तोहफे थी। तो जब 7 अक्टूबर 1556 को जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के सामने तुगलकाबाद के मैदान में आ जाती है तो पहला मोर्चा जो था वो मुगल खुलते हैं और मुगल की सेम वही संरचना रहती है, यानी जो सेम मिलिट्री फॉर्मेशन रहती है जैसे कि वो नॉर्मली हमेशा यूज़ करते हैं, जो कि होता है तो तुगलक मार्च टैक्टिक्स के तहत, यानी सेंटर, लेफ्ट एंड राइट विंग, है ना। और इस तरह से जब मुगल अटैक स्टार्ट करते हैं तो उनकी लेफ्ट विंग और उनके जो सेंटर के कुछ फौजी थे वो हेमचंद्र विक्रमादित्य के राइट विंग के ऊपर जोरदार अटैक करते और ये अटैक इतना भयंकर होता है कि हेमचंद्र की जो फौज होती है वो तितर बितर हो जाती है और काफ़ी पीछे हटने लग जाती है। ऑलमोस्ट 400 के आसपास वो एलिफेंट्स होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं और 3000 से ज़्यादा हेमचंद्र विक्रमादित्य की फौजों को मार देते हैं। हल्ला इतना भयंकर था, उसे देख के मुगलों का जो हौसला था वो काफ़ी बढ़ जाता है और जब वो देखते कि उनकी लेफ्ट विंग इतने सक्सेसफुल है अगेंस्ट द हेमचंद्र विक्रमादित्य के फौजों के अगेंस्ट में, यानी हेमू के फोर्सेस के अगेंस्ट में, तो उनका जो राइट विंग था यानी जो मुगल फोर्सेस का राइट विंग था वो भी अटैक कर देता है। और ये दोनों फोर्सेस यानी लेफ्ट विंग और राइट विंग जब दोनों फोर्सेस एक साथ अटैक कर देते हैं, यानी जब अटैक उनका काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है तो जो हेमचंद्र विक्रमादित्य के फोर्सेस तो पीछे पीछे हटने लगती है। और जब वो पीछे पीछे हटती है वो इस तरह से पीछे हटती है कि मुगल फोर्सेस जो होती है वो काफ़ी अंदर तक, यानी जो हेमू की जो टेरिटरी है काफ़ी अंदर तक आ जाती है, यहाँ तक अंदर तक आ जाती है कि जहाँ पे हेमू के जो कैंप्स लगे थे, फौजों के जो कैंप्स लगे थे वहाँ तक अंदर तक आ जाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो मुगल फोर्सेस ये मान लेते हैं कि अब जो है हेमू हार चुका है, इनके हम टेरिटरी के अंदर इतने अंदर आ चुके हैं कि इनके अब कैंप्स हमें मिल चुके हैं और वो लड़ने के बजाय वहाँ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और वो लूटपाट में बिजी हो जाते हैं। उसी वक्त हेमू पीछे से अपना ये सारा चीज़ें देख रहा था कि किस तरह से अब जो है मुगल फोर्सेस का उनका ध्यान रहा नहीं है और वो लूटपाट में शामिल हो चुके हैं। तब ऑलरेडी हेमू एक रिजर्व फोर्स के साथ पीछे खड़े थे, उनके पास 300 एलिफेंट्स थे और एक अच्छी खासी कैवलरी थी और इसी चीज का मौके का फायदा उठा के हेमू अपने पूरे रिजर्व के साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैक जो है वो मुगलों के ऊपर कर देते हैं। और ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो मुगल फोर्सेस जो काफी अंदर तक आ चुकी थी
अब वो पीछे नहीं जा सकती थी और इतना जोरदार एलिफेंट्स का और कैवलरी का अटैक होता है कि उसके सामने वो बड़े आसानी से मारे जाते, काटे चले जाते हैं। ये अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि धीमा धीमा हेमू अपने एलिफेंट्स के साथ और कैवलरी के साथ इन सबको मारते हुए फाइनली तरदी बेग जो कि सेंटर में था, मुगल जो फॉर्मेशन थी उसके सेंटर में था, वहाँ तक पहुँच जाता है। और ये देख के तरदी बेग के भी हौसले टूट जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि यह बैटल वो हार चुके। उनके जो लेफ्ट विंग थी, राइट विंग थी, यानी जो मुगल की लेफ्ट विंग थी, राइट विंग थी, वो हेमू के फोर्सेस ने ऑलरेडी मार दिए है, काट दिए। और अब नंबर है तरदी बेग का। तो तरदी बेग बिना कुछ खासा लड़े वहाँ से भाग जाता और इस तरीके से हेमचंद्र विक्रमादित्य बैटल ऑफ तुगलकाबाद जीत जाता है। और इसके साथ उसका जो कब्जा होता है वो दिल्ली के ऊपर भी पूरा हो जाता है। जब हेमू दिल्ली को जीत लेता है तो हेमू बेसिकली मुगलों को पूर्ण रूप से बाहर कर चुका होता है, क्योंकि दो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी थी उत्तर भारत की, एक थी आगरा और दूसरी थी दिल्ली। और दोनों ही सिटी अब फिलहाल हेमचंद्र विक्रमादित्य के अंडर कंट्रोल में थी। और इस वजह से अगर आप देखोगे तो हेमू के पास बंगाल से लेकर दिल्ली आगरा तक का पूरा राज्य था, वो अब हेमू के अंडर था। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो दिल्ली के ऊपर मतलब जब जीत लेता है तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पर अपना राज्य अभिषेक कर लेता है और अपने आप को एक उपाधि दे देता है विक्रमादित्य। ये जो मैं लगातार हेमचंद्र विक्रमादित्य कहता हूँ पूरे वीडियो के अंदर, वो विक्रमादित्य उपाधि जो थी, यानी जो उसने जो अपने आप को दी थी, वो बेसिकली दिल्ली जीतने के बाद दी थी, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जब हेमचंद्र विक्रमादित्य ने जब दिल्ली जीती तो उसने अपने आप को आदिल शाह के एम्पायर से अलग कर लिया था और अपना एक स्वतंत्र जो राज्य था वो दिल्ली के अंदर शुरू कर दिया था। और इस तरह से उन्हें हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। वही दूसरी ओर जब हुमायूं की मौत जनवरी 1556 को हुई थी तो उसका बेटा अकबर मुगल शासन का बादशाह था। लेकिन अकबर की आयु बहुत छोटी थी, यानी वो उम्र से बहुत छोटा था, महज 13 साल का था। तो बेसिकली उसका जो पूरा कारोबार था वो देख रहा था उसका मेंटोर, यानी अकबर का मेंटोर, जिसको आप कह सकते हैं कि उसको जो प्रशिक्षित कर रहा था वो था उसका बैरम खान। तो बेसिकली पूरे मुगल एम्पायर को जो उस दौर में चला रहा था वो बैरम खान ही चला रहा था। तो जब तरदी बेग खान बैटल ऑफ तुगलकाबाद के अंदर हार जाता है तो वो भागा भागा चला जाता है पंजाब की ओर, जहाँ पे वो अकबर के कोर्ट में पहुंच जाता है और कहता है कि हम ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ हार चुके हैं, दिल्ली जा चुका है, आगरा जा चुका है, बचे कुछ जितने भी आसपास के जो शहर थे वो भी जा चुके हैं और हेमचंद्र विक्रमादित्य काफ़ी ताकतवर है। अगर अभी यहाँ पे रुके तो वो यहाँ पे भी आ जाएगा, हमें हरा देगा, हमें मार देगा। तो अभी यहाँ पे उससे लड़ने में कोई समझौता नहीं है या समझदारी नहीं है। बेहतर है कि हम वापस चले जाते काबुल, अच्छे से प्लान कर लेंगे, फिर कभी आके हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ लड़ा जा सकता है। लेकिन ये बात सुन के बैरम खान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहीं पे उसको मार देता है। और फाइनली पूरे जो एक मुगल कोर्ट था जिसके अंदर अकबर थे, बैरम खान थे, वो ये सब कुछ डिसाइड कर लेते कि वो यहाँ से भागेंगे नहीं बल्कि पंजाब से और आगे आएंगे टुवर्ड्स द दिल्ली और वहां पे हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ 1-to-1 बैटल करेंगे। वही दूसरी ओर हेमू भी दिल्ली जीतने के बाद शांत नहीं बैठा था। उसने ये पूरे तरीके से डिसाइड कर लिया था कि जितने भी बचे कुचे मुगल्स है जो पंजाब रीजन में फिलहाल थे उनको वो वहां से हराएगा और कंप्लीटली हिंदुस्तान से बाहर कर देगा। और इस तरीके से दिल्ली जीतने के बाद हेमू टुवर्ड्स द पंजाब मुगलों को हराने के लिए निकल पड़ा। और वहीं पे मुगल भी ये डिसाइड कर लिए थे कि वो चाहे जितना भी हेमचंद्र विक्रमादित्य ताकतवर हो वो शांत नहीं बैठेंगे, वो दोबारा दिल्ली के लिए लड़ेंगे। और वो अकबर और बैरम खान के नेतृत्व में यानी पंजाब से दिल्ली की ओर आगे बढ़े थे। तो जब ये चीज़ें चल रही थी तो जब मुगली फोर्सेस आगे बढ़ रही थी तो उनके पास कोई ज़्यादा बड़ी फोर्सेस नहीं थी, 20,000 की फोर्सेस थी। वो बेसिकली 2 डिवीजन में आगे बढ़ रहे थे। सबसे एडवांस डिवीजन में अली कुली खान जो उनका कमांडर था वो 10,000 कैवलरी के साथ आगे बढ़ रहा था। और इस अली कुली खान को काफ़ी एक बड़ी विक्ट्री मिल जाते बिफोर द बैटल, क्योंकि वो जो हेमू की आर्टिलरी थी जो आगे बढ़ रही थी उसके ऊपर अटैक कर लेता है, जो कि विग गार्ड के साथ आगे बढ़ रही थी, और उसको जीत लेता है। और जो आर्टिलरी जो हेमू के लिए यूज हो सकती थी बैटल के अंदर, पानीपत के बैटल के अंदर, वो अब हेमू की तरफ से नहीं होने वाली थी, क्योंकि हेमू उसे हार चुका था और वो सारी आर्टिलरी कैप्चर हो चुकी थी मुगल फोर्सेस के थ्रू, अली कुली खान के थ्रू। और अब वो बैटल में मुगलों की तरफ से अगेंस्ट द हेमचंद्र विक्रमादित्य के ऊपर बरसने वाली थी।
तो चाहे जैसा भी हो, दोनों फोर्सेस यानी हेमू दिल्ली से लेके पंजाब की ओर और मुगल पंजाब से और दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हैं और फाइनली उसी जगह आके मिलते हैं जहां पे आज से 30 साल पहले हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया था, यानी पानीपत के मैदान में। और वो तारीख थी 5 नवंबर 1556। अगर हम बैटल के अंदर अगर गौर से देखें और दोनों पक्षों की सैन्यों को अगर कंपेयर करें तो मुगल कहीं ना कहीं आउट नंबर थे अगेंस्ट द हेमचंद्र विक्रमादित्य के फोर्सेस के साथ। हेमू के पास कुल मिला के 30,000 के आसपास कैवलरी और इन्फेंट्री थी और 500 के आसपास वॉर एलिफेंट थे जो कि वेल आर्मर थे। वही अगर मुगलों की बात की जाए तो उनके पास मैक्सिमम जो क्वांटिटी थी आर्मी की वो थी हॉर्स कैवलरी थी जो कि आर्चर्स थे और 20,000 के आसपास उनकी कुल मिला के फोर्सेस थी। 50 या 100 के आसपास वॉर एलिफेंट्स रहेंगे और जो कैप्चर की हुई जो आर्टिलरी थी हेमू की, अब वो उनके पास एक कहते हैं ना कि एक अहम हिस्सा था फौज का। तो कुल मिला के 20,000 के आसपास उनकी फोर्सेस थी। लड़ाई लड़ी जा रही थी अकबर वर्सेस हेमू के साथ, यानी हेमू एक तरफ थे, अकबर दूसरी तरफ थे। लेकिन क्योंकि अकबर एक छोटे उम्र के थे, 13 साल के थे, तो बेसिकली उन्हें बैरम खान के संरक्षण में जंग से काफ़ी पीछे यानी 7 से 8 किलोमीटर पीछे एक अपने कैंप में ही वो थे, वो बैटल फील्ड पे नहीं थे। और बैटल फील्ड पे अली कुली खान उनका नेतृत्व कर रहे थे, मुगलों का नेतृत्व कर रहे थे वो अली कुली खान था। इवन बैरम खान भी जंग में नहीं थे, वो भी पीछे की तरफ थे। तो जो बैटल की संरचना थी यानी जो आर्मी फॉर्मेशन थी दोनों फोर्सेस की बड़ी ट्रेडिशनल थी, यानी अपने पूरे फोर्सेस को उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा था। हेमू ने भी अपने फोर्सेस को 3 हिस्सों में बांटा था, मुगलों ने भी 3 हिस्सों में बांटा था, सेंटर, लेफ्ट एंड राइट। अगर हेमू के सेंटर की तरफ देखे तो खुद हेमू सेंटर में लीड कर रहे थे, उनका लेफ्ट विंग उनका रमाया करके जो कमांडर था वो लीड कर रहा था और राइट जो विंग था वो शादी कक्कर थे, वो जो थे वो लीड कर रहे थे। वही अगर मुगलों की बात की जाए तो अली कुली खान जिन्होंने आर्टिलरी कैप्चर करके बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की थी, तो वो खुद सेंटर में थे। उनके जो राइट साइड थी वो संभाल रहे थे सिकंदर खान और लेफ्ट साइड थी वो संभाल रहे थे अब्दुल्ला खान। तो इस तरह से दोनों ही पक्षों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। तो जब जंग की शुरुआत होती है तो बेसिकली उस दिन काफ़ी बारिश गिर रही थी, तो जाहिर सी बात है क्योंकि बारिश गिर रही थी, प्लेन ग्राउंड था, तो जो ज़मीन थी वो काफ़ी दलदली बन चुकी थी। इसके बावजूद हेमू ने बड़ी बहादुरी के साथ जंग की शुरुआत की। पहला अटैक जो था वो हेमू की ओर से यानी हेमू की फोर्सेस की ओर से शुरू होता है। उन्होंने अपने दोनों ही कमांड को यानी लेफ्ट साइड को और राइट साइड को यानी दोनों ही फ्लैंक्स को अगेंस्ट द मुगल आगे एडवांस करवा दिया, यानी राइट फ्लैंक ने भी अटैक कर दिया, लेफ्ट फ्लैंक ने भी अटैक कर दिया मुगल के राइट एंड लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर। और जब ये अटैक हो रहा था तो जाहिर सी बात है क्योंकि हेमू की फोर्सेस विथ हाथी विथ कैवलरी अटैक कर रही थी और क्योंकि वो एग्रेशन में थी, ज़मीन दलदली थी और सामने वाली फोर्सेस डिफेंस पोजीशन में थी, उनके पास आर्चर्स थे, आर्टिलरी थी, तो सिंपल सी बात है कि शुरुआती दौर में हेमू के फोर्सेस का नुकसान होने वाला था और हुआ भी। लेकिन इसके बावजूद हेमू की फोर्सेस ने काफ़ी बहादुरी के साथ मुगल कैंप के ऊपर यानी मुगल फोर्सेस के ऊपर अटैक किया, मुगल जो टेरिटरी थी वहाँ पे अटैक किया और ये अटैक इतना भयंकर था कि काफ़ी मुगल उस अटैक के अंदर मारे गए। लेकिन जैसे पुराना एक्सपीरियंस था कि जब हेमू की फोर्सेस अटैक करती थी मुगल भाग जाते थे, इस बार वैसा हुआ नहीं। इस बार मुगलों ने भागने के जगह पीछे हटकर साइड से या फिर हेमू के फोर्सेस के पीछे से उनको अटैक करने की रणनीति बनाई और ये रणनीति काफ़ी कारगर साबित हुई। वो ये रहा था कि जैसे हेमू के हाथी और कैवलरी जब उनको अटैक करी थी, मुगल फोर्सेस पीछे की तरफ जाते थे और पीछे की तरफ जाके उनको पीछे से घेरते थे, या तो साइड से घेरते थे या पीछे से घेरते थे। और उनका जो मेन जो वेपन था वो था आर्चरी, और आर्चरी ने इतना नुकसान हेमू के फोर्सेस का कर दिया था कि काफ़ी लोग हेमू के फोर्सेस के अंदर भी मारे गए थे। तो जो आर्चर्स थे मुगलों के वो बेसिकली हाथियों को निशाना बना रहे थे, उनके महावत को निशाना बना रहे थे, हाथियों के पैरों को निशाना बना रहे थे, ताकि हाथी जो है वो अपनी फोर्सेस के अंदर बेकाबू हो जाए और हेमू के फोर्सेस का नुकसान कर दे। जंग दोनों फ्लैंक की तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही थी, काफ़ी भयंकर चल रही थी, राइट एंड लेफ्ट की तरफ काफ़ी भयंकर चल रही थी और मुगलों का काफ़ी नुकसान हुआ था। वहीं पे हेमू के भी 2 सबसे बेहतरीन जो कमांडर थे वो मारे जा चुके थे, भगवान दास मारे जा चुके थे और शादी कक्कर भी मारे जा चुके थे, और ये सारी चीज़ें खुद हेमू पीछे से देख रहा था।
और अब फाइनली हेमू ये डिसाइड करता है कि वो भी जंग के अंदर अंदर की तरफ जाएगा और सेंटर की तरफ काफ़ी स्ट्रांगली अटैक करेगा। और हेमू अपने पूरे फोर्सेस के साथ, अपने वॉर एलिफेंट के साथ, अपने पूरे कैवलरी के साथ अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए टुवर्ड्स द सेंटर स्ट्रांग अटैक कर देता है। इवन काफ़ी ज़मीन दलदली होने के बावजूद भी हेमू का अटैक काफ़ी स्ट्रांग था मुगल सेंटर की तरफ, और इतना स्ट्रांग था कि मुगल का सेंटर जो था वो काफ़ी तितर बितर हो गया था, काफ़ी नुकसान उनका हो गया था। हेमू लगातार काउंटर चार्जेस मुगल फोर्सेस के ऊपर कर रहा था, और इस तरीके से हेमू का जो अटैक था, जो मुगलों के ऊपर हो रहा था, वो इतना स्ट्रांग था कि अब महज कुछ मिनटों की बात थी कि मुगल वो जंग हार ही जाते थे। यानी ऑलमोस्ट मुगल जो थे उनका लेफ्ट फ्लैंक भी था, वो भी ऑलमोस्टली फिनिश हो चुका था, राइट फ्लैंक भी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था, और बचा कुचा सेंटर फ्लैंक के अंदर भी अब जो थी जो मुगल फोर्सेस के जो पैर थे वो उखड़ने लगे थे। और ये जीत थी वो हेमू की, अब ऑलमोस्ट कहते हैं कि कुछ मिनटों की बस बात थी कि हेमू बस वो जंग को जीत जाता और मुगल सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हार जाते। लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। एक अचानक सा, यानी ड्यूरिंग द बैटलफील्ड, एक अचानक से एक रैंडम सा तीर मुगलों की तरफ से चलता है और हेमू के आंख में लग जाता है, यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के आंख में लग जाता है, और इतना नुकसान करता है कि काफ़ी खून उससे बह जाता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य का काफ़ी नुकसान वहाँ से आँख से बहने लगता है। इसके बावजूद हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू लड़ते हैं, बहादुर से और थोड़ा लड़ते, लेकिन क्योंकि खून काफ़ी जा चुका था उससे वो बेहोश हो जाते हैं, और अपने हाथी में ही, हाथी के ऊपर जो उनका थे वहीं पे वो बेहोश हो जाते हैं। सो ये सब चीज़ें देख के उनके फोर्सेस के अंदर भी एक थोड़ी सी घबराहट सी महसूस हो जाती है कि अब उनका कमांडर जो था, यानी हेमू जो था, वो हाथी पे कहीं दिख नहीं रहा था, और ये देख के जो हेमू के फोर्सेस के जो लड़ने की जो एक प्रेरणा थी वो कम हो जाती है, और वो बैटल से पीछे की तरफ भागने लगते हैं। उसी बीच मुगल फोर्सेस हेमू और को कैप्चर कर लेती है, उनके हाथी के ऊपर उनको कैप्चर कर लेती है, और ये जो बैटल जो हेमचंद्र विक्रमादित्य जीतने वाले थे, महज कुछ मिनटों की बात थी, लेकिन एक तीर ने जो था वो हिंदुस्तान का इतिहास कंप्लीटली बदल दिया। जीता हुआ हेमू का युद्ध मुगलों के पक्ष में जा गिरा, और इस तरह से सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर हेमचंद्र विक्रमादित्य की और उनकी फोर्सेस की हार हो जाती है, और मुगल दोबारा पानीपत का युद्ध जीत जाते हैं। तो जब बैटल में हेमू हार जाता है तो उन्हें पकड़ा जाता है और उन्हें जंजीरों में बांध के वही अकबर का जो कोर्ट लगा हुआ था, यानी उसी बैटलफील्ड के आसपास जो कोर्ट था उनका, तो वहाँ पे उनके सामने उनको पेश किया जाता है। और उस वक्त बैरम खान उनको फाइनली अकबर के बिहाफ में हेमचंद्र विक्रमादित्य का सर कलम कर देते हैं, यानी उन्हें मार देते हैं, और उनके जो सर था उनको बेसिकली काबुल भेजा जाता है, और जो उनका जो बची कुची बॉडी थी उन्हें दिल्ली के पुराने किले के सामने लगाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि जो भी मुगलों के सामने उठ खड़ा होगा उनका हर्षल यही होगा। और इस तरीके से जो भारत का एक महानतम वीर योद्धा था वो उस बैटल के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार मुगल दोबारा भारत के राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं, और भारत में यानी स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर मुगल का दोबारा रीएस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार मिलिट्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के रिगार्डिंग और भी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल ले स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।